हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज से हम अपने सीटेट की तैयारी करेंगे शुरू। जो कि आप सभी को पता है कि सीटेट इस बार अपने फिर वही पिछले जो उसके ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं यानी कि पिछले स्थान पर आ चला है। सीटेट का मानना था कि हम एक साल में 2 पेपर कराएंगे और जिससे जो बीएड की संख्या है यानी बीएड स्टूडेंटों की संख्या है उनको सीटेट का सर्टिफिकेट हम दे सकें और जल्दी से जल्दी नौकरी के लिए एलिजिबल कर सकें। वही ट्रैक रिकॉर्ड फिर से कायम कर लिया है। जैसे हमने देखा था कि कोरोना के टाइम में और ये जो 1 साल 2 साल का पीरियड था, तो उस टाइम पे एक से मुश्किल से एक सीटेट हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से 1 या 2 सीटेट हुए हैं। पर सीटेट का यही जो अच्छी बात होती है यानी कि सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टेट की यही सही बात होती है कि वो ट्रैक रिकॉर्ड पर चलता रहता है। ये नहीं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है। जैसे कि आपका यूपी टेट है या स्टेट स्टेट होते हैं जो अपनी मनमर्जी से एग्ज़ाम कराते हैं, अपनी मनमर्जी से ही जॉब्स को अलॉट करते हैं। तो ये सब चीज़ें सीटेट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पेपरों में नहीं देखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपका यानी कि जो भी बच्चे परेशान हो रहे थे कि सीटेट में फेल हो गए हम या सीटेट हमारे पास नहीं है, तो आपके पास सुनहरा मौका दोबारा फिर है। आप सीटेट की तैयारी करिए, यानी कि हमें करनी है सीटेट की तैयारी। और इस बार का सीटेट कौन सा है? 2023। तो यानी कि आपको सीटेट की तैयारी करनी है अच्छी तरह से। और आज से हम सीटेट का जो टॉपिक वाइज है यानी कि आपके सिलेबस वाइज है सारी तैयारी शुरू कर देंगे। आपको पेपर अगर जिसे ओल्ड पेपर लेने हैं तो आप लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया 118 रुपये में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के जो प्राइस हैं वो भी 118 रुपये। ईवीएस की जो बुक है यानी कि ईवीएस की जो बुक है ईवीएस की जो बुक है उसके प्राइस भी 118 रुपये। यानी कि ईवीएस के जो नोट्स हैं उसके प्राइस भी आपको 118 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा? क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के एनसीईआरटी के जो समरी वाइज नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, टैग वर्ड्स हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। तो आपको जिसको भी पेपर 1 लेने हैं, पेपर 2 लेना है या नोट्स लेने हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप ले सकते हैं। ऐसे ही यूपी टेट के हैं, यूपी टेट के आपको 100 रुपये की कीमत रखी गई है क्योंकि अभी तक उसका पेपर नहीं आया है। तो आपको ये सब चीज़ें जाकर लेनी हो तो ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ओल्ड पेपर का ये बेनिफिट होता है, जितने आप ओल्ड पेपर करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ओल्ड पेपर कर लीजिए। ओल्ड पेपर से क्या ना, जब आप ओल्ड पेपर में 1 यानी कि एक पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिसमें आप याद करने के बाद 140 यानी अपने घर में 140 नंबर ला रहे हो, तब आपके कहीं जाकर आपका सीटेट में पासिंग मार्क्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले आज हम अपना जो परिचय है वो एक तरह से वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं। अब हमें सीधे सीधे चलना है किसके और? सीटेट के जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस में दिया गया है, जो हमें पढ़ना है, उसके बारे में चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आज पहली क्लास है तो क्लास हमारी कौन सी है? हम ले लेते हैं अपना पेन। देखिए देखते हैं इससे सही लिखा तो सही जा रहा है। तो प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं हम क्लास। और आपको सभी को डिटेल्ड वाइज क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चैनल पर मिलेंगे। जिससे बुक लेनी है यानी कि जो बुक से पढ़ना चाहता है तो वो आप बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको जो पेपर मिलेंगे वो एक दिन में एक मिलेगा। और उसकी बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन रहती है कि वीडियो लंबी है। क्योंकि देखो बच्चों, वीडियो लंबी इसलिए होती है, उसमें हम डिटेल वाइज एक एक चीज़ आपको बता सकते हैं, बुक में नहीं बता सकते। बुक में आपको सीधे आंसर चीज़ों के दिखाया जाता है, यानी कि आंसर आपको क्वेश्चन आंसर इस तरह के फॉर्मेट में मिलता है। और जो यहाँ पर कराएंगे हम उसमें डिटेल वाइज मैं और रितु मैडम जो कराएंगे वो डिटेल वाइज बताया जाएगा क्यों है इसका आंसर ये क्या है। तो इसलिए वो वीडियो लंबी हो जाती है। आप और मैथ्स की
आपको मैराथन में मिली हुई है, तो जाकर साइट पर, साइट बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास कौन सी है? हमारी सीटेट की पहली क्लास है। तो सीटेट की पहली क्लास है, तो सीटेट हमारा कौन सा है? 2023। क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 1 है। और आज का जो टॉपिक है, यानी कि सीटेट का पहला ही टॉपिक जो हम कवर करेंगे, वो किसके ऊपर है? विकास। किसी का नाम हो विकास तो उसी के ऊपर है क्लास, तो यानी कि विकास एवं अधिगम। अधिगम में परस्पर सिद्धांत। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। जितने बच्चों ने पहले पढ़ा होगा सीटेट के बारे में, और सीटेट में आपने कई बार विकास की चीज़ें पढ़ ली। विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होगी। तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ लिया था विकास क्या होता है। आपने बीएड में पढ़ा होगा, या फिर जिसने बीटीसी करी है उसमें पढ़ा होगा। विकास और वृद्धि दो चीज़ के ऊपर क्या घूमता रहता है, पूरा एक तरह से विकास वाला चैप्टर घूमता रहता है। विकास क्या है, वृद्धि क्या है, ये सब चीज़ें आपको परेशान करती रहती है। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यानी सबसे पहले हम जानेंगे विकास, एक जो प्लेटफॉर्म जिसे हम कहेंगे, या फिर एक तरह से जिस चीज़ को विकास के बारे में समझेंगे। क्योंकि देखिए, आप कभी भी साइकोलॉजी को इतने हैवी ये मत लेके चलिए कि हैवी चीज़ है, या फिर चैप्टर को, या कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री के हम लुसेंट पढ़ रहे थे अभी, या फिर कल परसों में एक टॉपिक था सुत कोंदड़ा, यानी जिसे हम सुत कोंदड़ा के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ़नी वे में घुमा दो। कोई नाम है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कुछ भी फ़नी वे में नाम लेके बात करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। उससे वो चीज़ें हम याद रखते हैं। या फिर कोई भी आप प्लेस लेके चलो, जब हम फ्रेंडली एज में रहते हैं, तो अपने फ्रेंड के साथ उसका रीनेम, कोई भी अपनी इमेजिनरी से नेम चेंज कर देते हैं। वैसे ही आपको साइकोलॉजी में याद रखने के लिए कहा जाता है कि जो अपना आप से हम जो नाम क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादा याद रहता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा? विकास है। तो विकास के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आता है विकास। विकास क्या है? विकास एक गतिमान प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है, चलिए ऐसे लिख देते हैं हम, विकास बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी में बच्चे पे जो सीटेट का मेन फोकस है, वो किसके ऊपर है? साइकोलॉजी के ऊपर। यानी कि एक तरह साइकोलॉजी में ही मेन है, और साइकोलॉजी को अगर आपने समझ लिया, तो आप पूरा का पूरा पेपर उखाड़ के फेंक दोगे। यानी कि क्या है विकास? क्या है? एक गतिमान प्रक्रिया। आपसे कोई पूछेगी क्या है विकास, क्या है, तो गतिमान प्रक्रिया है। तो विकास को याद रखना, गतिमान प्रक्रिया। और ये एक तरह से बालक के चहुमुखी विकास की विभिन्न जो संबंध होते हैं। देखिए, विकास क्या है? विकास, आप एक चीज़ और देखना, विकास क्या है? जिंदगी भर चलने वाली। विकास जीवन भर चलता है। ये दो चीज़ याद रख लेना, इससे आपको पूरा का पूरा विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा कि विकास क्या है। विकास है एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। विकास एक गतिमान प्रक्रिया। अगर आप देखें कि विकास, अगर यानी कि देश का विकास की बात लेके चलें, ये है पूरा पृथ्वी, यानी कि वर्ल्ड। इसमें कोई भी एक देश मान लेते हैं हम, ये इंडिया का मान के चलते हैं। इंडिया का विकास कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, इस तरह होता रहता है। और जो व्यक्ति का विकास है, वो भी ऐसे ही होता है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं चलता रहता है विकास की प्रक्रिया। जब से बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में आता है, यानी कि जब माँ के गर्भ में आता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, विकास चलता रहता है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखना, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जो आपके लिए
बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और विकास से आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछता है, विकास कैसी प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली। विकास कैसी है, जीवन भर चलने वाली गतिमान प्रक्रिया है। विकास कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है, यानी कि आपके जो जब आपका जन्म होता है उसी टाइम से, जन्म से पहले से भी शुरू हुआ रहता है। तो विकास का ये कॉन्सेप्ट याद रखना। आगे चलते हैं, बाल विकास फिर आता है, विकास के बाद आता है विकास और वृद्धि का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लेके चलते हैं बाल विकास, जिस पे आपका पूरा सीटेट टिका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं बाल विकास की संकल्पना। देखिए अब विकास समझ में आ गया। विकास के अगर आपको कोई भी पूछे, इतनी लंबी चौड़ी आपको सीटेट में इतने लंबा चौड़ा पढ़ा के बिल्कुल आपकी साइकोलॉजी की बुक उठा लूँ मैं, उस तरह से पढ़ा लूँ चलूँ। विकास ये है, विकास की चौमुखी प्रक्रिया है, विकास जीवन पर बढ़ते चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया में रुचि है, ये सब चीज़ें अगर लेके चलूँ तो मेरा फ़ायदा क्या है, यानी कि आप मेरे साथ क्यों पढ़ रहे हो। यानी कि आपको 2 चीज़ें पता चल गई, विकास क्या है, विकास एक गतिमान प्रक्रिया, विकास जीवन भर पर चलने वाली प्रक्रिया, विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास अपने जो माँ के गर्भ में शिशु आता है तब से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। ये 3 लाइन में आप समझ गए कि विकास क्या है, ठीक है। और आप अगर बुक को उठा के देखोगे तो उसमें क्या ये है, वो है, फलाना है, ढिकड़ा है, ये सब चीज़ें नहीं हमें पढ़नी है। हमें सीटेट में पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। और कोई कोई ये सोचता है कि मैं सीटेट में 140 ले आऊँगा। भैया जो 140 लेके आते हैं ना, याद रखना 140 में वो यहाँ तो उनकी कामयाबी अच्छी हो जाती है, पर जब वो टीचिंग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो टीचिंग एग्ज़ाम में उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अपने एफर्ट यानी कि अपनी दिमाग की जो शक्ति है सिर्फ और सिर्फ इतनी लगाओ कि आपका सीटेट पास हो जाए, 90 आ जाए, 95 आ जाए, इतने आ जाए, और आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मिल जाए। जो दिमाग लगाना है अपना लगाना टीचिंग एग्ज़ाम में, वहाँ पे लाओ इतने नंबर कि आपको इंटरव्यू में अगर कोई 20-25 नंबर भी दे आप फेल ना हो, अपने जॉब को ले चलो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विकास का क्या है, बाल विकास के हम जो चरण में थे विकास के मुद्दे में, उसे चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे क्या पढ़ रहे थे हम, विकास। चलिए इसे अगले पेज पर ही लेके चलते हैं, क्योंकि विकास की अगर हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी तो हम यहाँ पर लिख कर आपको समझा देंगे। तो चलिए अब क्या था हमारा बाल विकास, ध्यान से समझ लेना। बाल विकास वैसे तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके यूपी टेट में बाल विकास अर्थ वर्थ ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो चलिए जो बच्चे लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा बहुत लिख भी रहा हूँ, क्योंकि देखिए लिखने से आप चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है बाल विकास। क्या है, बाल विकास के अंतर्गत बालकों का, साथ के साथ मैं लिख रहा हूँ आपको कि व्यवहार का, भाई विज्ञान जो साइकोलॉजी है वो किसका है, व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का, स्थितियों का, समस्याओं का तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर, बालक के व्यवहार पर पड़ता है। यानी कि क्या कह रहा है बाल विकास, बाल विकास कह रहा है बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थिति, समस्या तथा उनके सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसमें बाल के प्रभाव का व्यवहार तक यानी कि व्यवहार का पर पड़ता है। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन आपको मिलती है, आपने देखा होगा क्रो एंड क्रो के नाम से डेफिनेशन मिलती है, तो इसको ध्यान से लिख लेना। क्रो एंड क्रो सीटेट का भी फेवरेट टॉपिक है और सीटेट में कई बार इसकी डेफिनेशन भी आपको देखने के लिए मिली है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो बाल यानी कि बाल मनोविज्ञान है, बाल
मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो, यानी कि कौन है, क्रो एंड क्रो कोई बात करी गई है, जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो क्या कह रहा है क्रो एंड क्रो का मानना है कि यानी कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भ से लेकर प्रारंभ से हो, यानी गर्भ से शुरू होता है। अभी आपको क्या बताता है, विकास क्या है, माँ के गर्भ से लेकर और ज़िंदगी भर, यानी कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है तब तक किसी ना किसी फॉर्म में छोटा मोटा जिस तरह से चलता रहता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, विकास जो है ये आपका, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द विकास, यानी कि विकास और वृद्धि, जो डिफरेंस करते हैं हम, ये भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि विकास और वृद्धि की जो डिफरेंस है वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि विकास और वृद्धि है क्या। विकास एवं वृद्धि में अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं, एक तरफ हम विकास लिख लेते हैं, एक तरफ वृद्धि लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं हम विकास और इधर लिख लेते हैं वृद्धि, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, आपको पता ही है विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास शब्द का प्रयोग एक तरह, सबसे पहले छोटे शब्द से लेके चलते हैं। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में होता है, और वृद्धि शब्द जो है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। ये ध्यान रखना, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। विकास जीवन भर चलता है। वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है, ठीक है। फिर क्या आता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वही घुमा फिरा के बात कह दी कि विकास जीवन पर चल रहा है, या फिर विकास आपको कह देंगे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये क्या है, ये वृद्धि की प्रक्रिया अजीब प्रक्रिया है, यानी कि वृद्धि की प्रक्रिया जीवन नहीं चलती है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास में हम क्यों लेके चलते हैं।
फिर आता है आपका मानव जो विकास की अवस्थाएं यानी कि विभिन्न अवस्थाएं के बारे में हम जानेंगे। चलिए तो नेक्स्ट लेके चलते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से शुरू होती है चीज़ें। ये देखिए, आपको जो चीज़ें आपको पहले बताई, विकास आ गया, वृद्धि हो गया, ये बाल विकास हो गया, ये थोड़ा सा ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आपको टपकता ही है सीटेट में, जिसे हम कहेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अब आते हैं मानव विकास के जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके ऊपर। देखिए, मानव विकास की अवस्थाओं को एक तरह से 4 भागों में बांटा गया है। तो सिंपल से सिंपल 4 भागों को, यानी कि 4 भाग आपको पता होने चाहिए, या 4 अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अलग सा फॉर्मेट में चीज़ों को समझ में आ जाए। बहुत टाइम हो गया ब्लैक लेके चलते हुए। सबसे पहली अवस्था है आपकी शैशव अवस्था। याद रखना है, बिल्कुल 101% इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। शैशव अवस्था, ठीक है। तो इसका जो है जन्म से 6 वर्ष तक, ठीक है। फिर आता है सेकंड नंबर, आपका आता है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। जब अभी लिख दूंगा तब मैं इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो अटपटे से क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछ देगा कि शैशव अवस्था के का बताइए कब से कब तक होती है, बाल्य अवस्था कब से कब तक होती है, उत्तर बाल्य अवस्था कब से कब तक होती है। ये जो चीज़ें हैं आपको आपका दिमाग खिला देती है, और बच्चे सब चीज़ पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ते। और सीटेट कहता है कि जो आखिरी, जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री में कि हम ये कब कैसे जाने कि सबसे आउटर लेयर यानी कि सबसे आखिरी मिट्टी की परत कौन सी है। तो पहली लेयर उतारते हैं, दूसरी लेयर उतारते हैं, तीसरी लेयर उतारते हैं, जो सबसे लास्ट में मिलती है वो होती है ओरिजिनल लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे है आपकी किशोरी अवस्था, यानी कि 12 वर्ष के बाद क्या होता है, किशोरीय अवस्था। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, आज आप भी ये सोचोगे कि पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया। तो किशोरी अवस्था देखिए, एक चीज़ मैं कह रहा था आपको कि किशोरी अवस्था के बारे में जब हम बीएड में नहीं थे, यानी कि 11th-12th में थे, तो वहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ें होती थी, और बहुत सारे बैकग्राउंड में, जैसे कि मेरे घर में बैकग्राउंड है, टीचिंग बैकग्राउंड है, और लाइब्रेरियन बैकग्राउंड है। इस तरह के जो बैकग्राउंड में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो किशोरी अवस्था कहते थे कि आप किशोरी अवस्था में, और बहुत सारी जगह भी ये सुना था कि किशोर अवस्था में बच्चे क्या ना आक्रामक होते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। तो उस टाइम हम सोचते थे कि किशोरी अवस्था जो एज है वो किस एज को मानते थे हम, जो 12th वाली एज है। पर पता कब चला, जब हम बीएड में हमने उन सब चीज़ों को पढ़ा, किशोरी अवस्था को पढ़ा, बाल्य अवस्था को पढ़ा, शैशव अवस्था को पढ़ा, तब हमें पता चला किशोरी अवस्था 12वीं यानी कि 12वीं से नहीं, कक्षा 12 से नहीं, कक्षा 12 की जगह 12 वर्ष से शुरू होती है, ठीक है। ये आपको, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, डिग्री होल्डर बहुत है। मैं आपको फिर कहूँगा, डिग्री होल्डर आपको हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली में मिल जाएंगे, पर एजुकेटेड बंदा नहीं मिलेगा। यानी कि एजुकेशन क्या कहती है, एजुकेशन ये कहती है कि आपका कोई भी व्यक्ति पागल ना बना सके। डिग्री होल्डर यानी कि बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, 18 वर्ष तक। तो यानी कि आपको जो ये सब चीज़ें जाननी है मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं, उनमें से ये 4 अवस्थाएं हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, से मृत्यु तक, ठीक है। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट है
देखिए जैसे हमारा शैशवावस्था है, शैशवावस्था के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ पढ़ाने लगूँ तो आपके पास फिर वही किताब है, भाई किताब से पढ़ो। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। तो चलिए सबसे पहला लेके चलते हैं हम शैशवावस्था। शैशवावस्था, सीधे विशेषता लेके चलते हैं। चलिए पहले शैशवावस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मानव विकास की दूसरी अवस्था है। अब आप कहोगे कि हमें तो आपने पहले लिखवा दिया, पर इस चीज़ का ध्यान रखना, एक वर्ड आपको मैंने कहा था कि मानव का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से शुरू होता है, यानी कि माँ का गर्भ में जब बच्चा का अंश आना शुरू होता है तभी से शुरू हो जाता है। तो पहली अवस्था वो होती है, याद रखना। पहली अवस्था कौन सी होती है? पहली अवस्था गर्भ काल की होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये आपको पता चल गया कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, शेष अवस्था कब से कब तक है, यानी जन्म से लेकर जैसे ही आपका बर्थ होगा वैसे लेकर 6 वर्ष तक को क्या कहेंगे? शैशव अवस्था। चलिए अब लेके चलते हैं हम शैशव अवस्था के, यानी कि शैशव अवस्था की विशेषताएं। शैशव अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, शैशव अवस्था की विशेषता में क्या है? जो शैशव अवस्था के, सबसे पहले आपको मैं थोड़ी चीज़ बता देता हूँ, फिर लिखवा भी देते हैं, क्योंकि लिखने में भी आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको पता। शैशव अवस्था के प्रथम 3 वर्ष शिशु के शारीरिक विकास में काफ़ी तीव्रता से होती है, यानी कि शारीरिक विकास जो होता है, आपने पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया कि आपने देखा होगा कि काजोल का ऐड था एक बॉलमीटा का। तो उसमें जब वो बच्चा पूछता है कि मम्मी मम्मी फरवरी में 29 दिन के होते हैं या 28 दिन के होते हैं, तो उस टाइम पर ये कहा जाता है काजोल के द्वारा और बॉलमीटे के ऐड के द्वारा कि जो बच्चे का विकास होता है वो 90 से 95% 5 साल की उम्र में हो जाता है। तो यानी कि आपकी जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में बच्चे का जो विकास हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो विकास की जो गति हो गई वो तेज़ हो गई, यानी कि बच्चा क्या है 5 साल तक ही सब कुछ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो क्या है डेवलप होता जा रहा है। तो शारीरिक शैशवावस्था क्या कहती है? शैशवावस्था कहती है कि प्रथम 3 वर्ष में शिशु का जो शारीरिक विकास है काफ़ी तीव्र अवस्था से होता है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, शैशव व अवस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास काफ़ी तीव्रता से होता है। किससे होता है? तीव्रता से होता है। इसमें क्या होता है? भार और लंबाई में वृद्धि होती है। यानी कि आपसे पूछे कोई उससे या फिर इसके द्वारा उसमें सॉरी, जो ये आपको समझ में कि पहले क्या होता है 3 वर्ष तक हो गए, तो इसमें क्या होगा? इसके द्वारा भार और
लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, 3 वर्ष के जो बाद का विकास होता है उसकी गति धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 वर्ष के बाद के विकास की क्या होती है? गति। अभी आपको बताया ना, गति धीरे हो जाती है। ये जो आपको दिमाग घुमाने वाली चीज़ें यहाँ पर कर देती हैं। भाई 3 वर्ष तक उसने क्या कह दिया? तेज हो गई। फिर 3 वर्ष के बाद क्या गया? धीरे हो गई। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत। और इस टाइम क्या होता है? इंद्रियों का, आंतरिक अंगों का, मांसपेशियों की जो क्रमिक विकास है वो सारे होते हैं। यहाँ पर इंद्रिया लिख लेते हैं। इंद्रिया, आंतरिक अंग, अंगों का, मांसपेशियों का, मांसपेशियों का क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ लिया। इसमें क्या है? शिशु के मानसिक क्रियाओं का ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदनशील, प्रत्यक्ष आदि का विकास पर्याप्त तीव्र होता है। क्या होता है? इस अवस्था में स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास क्या होता है? में पर्याप्त तीव्रता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे आपको कभी भी आपको जो पेपर में मिलते हैं यही चीज़ें मिलती है कि कौन सी अवस्था में उसका कल्पना वाली शक्ति होती है, कौन सी अवस्था में स्मृति वाली शक्ति होती है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि आपको क्या पता चलिए? शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता, यानी कि तीव्र अवस्था वाली जो तीव्र अवस्था किस में होती है? शैशवावस्था में। आपसे घुमा फिरा किसी भी तरफ से पूछा जा सकता है। यह पूछ लिया जाएगा शिशु की तीव्र अवस्था, सीखने की तीव्र अवस्था कौन से उसमें होती है? शैशवावस्था में। अच्छे बुरे का और उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता ही। एक चीज़ याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसलिए मैं सारी विशेषता आपको लिखवा रहा हूँ। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और सब चीज़ें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको मैंने विशेषता के रूप में लिखवा दी हैं। ठीक है, फिर आती है शिक्षा का जो स्तर होता है। इसमें क्या होता है? शिक्षा, जो शिक्षा मॉडल लेके चलते हैं हम। शिक्षा के मॉडल को वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। सीटेट में खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खासकर एमएड लेवल में इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके जो हायर लैंग्वेज में। पर चलिए आपको शिक्षा भी बता देते हैं इसकी। शिशुओं का जो अपने विकास की जो शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण चाहता है, घर और विद्यालय में उसे क्या करना चाहता है? उसका ऐसा वातावरण हो जिसमें वो कंफर्ट महसूस कर सके। आपने देखा होगा प्ले स्कूल जो होते हैं उसमें क्यों फीमेल कैंडिडेट को ही अप्लाई किया जाता है? कि जिससे वो अपनी माँ, जो उसके माँ के साथ अटैचमेंट है, वो यहाँ पर आकर भी उसका माँ के प्रति अटैचमेंट रह सके। क्योंकि देखिए बॉयज़ यहाँ से मेरी बात से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, पर अगर हम साइकोलॉजी वे में लेके चलें, एक माँ क्या करती है? अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बच्चे को नहलाती है,
धुलाती है, फादर भी करते होंगे, पर जो माँ के प्रति अटैचमेंट रहता है बच्चे का, वही अटैचमेंट यानी कि वही सहानुभूति, वही प्यार, वही जो चीज़ें हैं वो क्या करना चाहता है, वो किंडरगार्टन यानी कि आपके प्ले वे स्कूल वो देना चाहते हैं। और उसी टाइम तक क्या होता है, शैशवावस्था होती है। फिर आपको जो प्राइमरी लेवल में उसमें मेल कैंडिडेट मिल जाएंगे, और पीजीटी लेवल में तो मेल कैंडिडेट में ज़्यादा मिलते हैं। यही कारण है कि प्राइमरी में और एनटीटी या फिर इसमें प्ले वे स्कूल में आपको मेल कैंडिडेट बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि मेल कैंडिडेट का ये अनुमान लगाया जाता है कि वो जल्दी एग्रेसिव कैंडिडेट में हो जाते हैं, या फिर जो भी है, देखो एग्रेसिव कैंडिडेट फीमेल हो मेल हो कोई भी हो सकता है, पर धारणा यही रखी जाती है, सबसे पहला यही कारण रहता है कि उसकी माँ उसे दूध पिलाती है बच्चे को, उसकी माँ उसे नहलाती है धुलाती है, उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करती है, ज़्यादा रहती है। तो इसलिए प्ले वे स्कूलों में ज़्यादातर आपको फीमेल कैंडिडेट मिलेंगे, और फीमेल कैंडिडेट से वो क्या करेगा, अपनी बातें कर सकता है, अपनी बातों को लेके चल सकता है। जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो बच्चा कहता है कि मैडम मान जाओ ना, मैडम मान जाओ, तो मैडम क्या कहती है, नहीं नहीं आपने गलती करी। तो क्यों करता है, क्योंकि वो उसको एनवायरनमेंट को घर में भी ऐसे ही ऑब्जर्व कर पाता होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन में एक बार आपसे एक भी क्वेश्चन पूछे गए कि रीना या फिर कोई भी नाम XYZ दे के ये पूछा जाता है कि XYZ लड़का या लड़की स्कूल में अपनी बातों को सारे रख लेता है, घर में नहीं रख पाता, तो क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में उसकी बातों को मान्यता मिल रही है, उसके घर में नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसमें शिक्षा लेकर चलते हैं। शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है। अतः घर और विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। यही उसकी शिक्षा का स्वरूप है, यानी कि और वो क्या कर रहा है, सबसे पहला आपको पता ही है उसकी उसका जो टीचर है वो कौन होती है, उसकी माता होती है, फिर उसके पिता, फिर उसके क्या नाम जो आस पड़ोसी यानी कि चाचा चाची दादा दादी ये सब होते हैं। ठीक है, इस तरह से लेके चलना। कभी भी ये मत कह देना सबसे पहले जो टीचर होता है उसकी माँ होती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया यूपी टेट में, सी टेट में भी। चलिए अब अगले चलते हैं हम। शैशवावस्था पढ़ लिया आपने, अब हम लेके चलते हैं बाल्यावस्था, क्योंकि देखिए पढ़ाने को इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमें लेके चलना है अपने सीटेट के हिसाब से। ठीक है, तो बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बाल्यावस्था क्या कहती है, बाल्यावस्था आपका आता है 6 वर्ष से आपका 12 वर्ष तक। कितने वर्ष है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो क्या है, बालक या फिर इस तरह दिखते हैं, चलती है बाल्यावस्था बालक की, चलिए इसे और छोटा कर देते हैं, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था होती है, या फिर बालक की अवस्था होती है। बालक की 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ लिया, सारा विकास पढ़ लिया भाई, सारा चीज़ें हो गई।
फिर अब आता है बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, ये भी ध्यान रखना। प्रथम क्या है और द्वितीय क्या है। देखिए सबसे पहला आता है आपका बाल्यावस्था को 2 भागों में, कौन कौन से, 6 से 9, और दूसरा है आपका कौन सा, 9 से 12, क्योंकि 2 भागों में बांटा है। तो पहला चरण क्या कह रहा है, 6 से 9, और 6 से 9 चरण में क्या होता है, जो पहला चरण होता है उसमें क्या होता है, लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं, यानी कि वर्ष और लिख दूँ मैं आगे, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसमें क्या होता है आपसे जो पूछा जाएगा, इसमें बालक की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरे अवस्था में क्या होता है, यानी कि दूसरे चरण में क्या होगा बताइए। पहले चरण में आपके जो बच्चे के भार और लंबाई बढ़ गया, तो दूसरे चरण में क्या बढ़ाएगा, सोचिए भाई। देखिए पहले में उसकी लंबाई और भार बढ़ गया, 9 वर्ष का हो गया। अब 9 वर्ष का जो बच्चा होगा, 9 और माइनस, यानी कि अब उसकी जो रुचि होगी वो होगी पढ़ाई के प्रति, यानी कि दूसरे चरण में क्या होता है, बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगता है, पढ़ाई में रुचि लेने लगता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो पहला और दूसरा चरण किस किस चीज़ों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ गया कि बाल्यावस्था क्या होती है, कितने 2 चरणों में बांटा है, यानी कि 2 चरणों में बांटा है। इसमें जो दूसरा चरण है उसमें क्या है, रुचि लेने लगता है, चिंतन और तर्क की जो प्रक्रिया वो भी ऐसी में आ जाएगी, चिंतन और क्या है, तर्क शक्ति का विकास याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बाल्यावस्था की जो विशेषताएं, जैसे हमने उसकी पढ़ी शैशवावस्था की, अब आते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। इम्पॉर्टेंट आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि सीटेट का मतलब यही है कि आपको जो आखिरी लेयर है, हमें खोद के सारी चीज़ें निकालनी है, और वही चीज़ निकालनी है जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं। तो सबसे पहला आता है बाल्यावस्था की, जो ये अवस्था, बाल्यावस्था को क्या कहता है, कल्पना जगत और वास्तविक जगत में प्रवेश करता है बच्चा। इस अवस्था में या इस अवस्था में बालक इस अवस्था में बालक कल्पना या काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, रुचियों का निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी कि रुचियों का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। फिर आता है इसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो गया तो आपको पता ही क्या हो गया, इस अवस्था में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो फिर क्या है, इसके बाद जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो गया तो क्या होगा, ये क्या है, क्यों है, कब है, किस लिए है, ये सब चीज़ें प्रश्न पूछता रहता है। तो याद रखना, अगर आपसे
चलिए लिख भी लेता हूँ मैं, कैसे वो प्रश्नों को पूछना स्टार्ट कर देता है। ये, या फिर ये की जगह लिख लेते हैं, यह ऐसा क्यों है, कैसे है कैसे हुआ आदि प्रश्नों को पूछता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको जो मेन पॉइंट है, इधर उधर की जो बातें हैं वो जो आपको उससे बचना है, यानी कि मेन चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। फिर आता है, इस अवस्था में बालक को जो होता है समूह खेल के प्रति अत्यधिक रुचि रखते हैं, यानी कि नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सामूहिक खेल के प्रति अत्यधिक रुचि रखते हैं या होती है, ये कुछ भी मान लीजिए, होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, दलीय खेल में भाग लेने शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है, जैसे ही थोड़ा सा बड़ी एज में आ जाता है, जैसे कि आप किशोरी अवस्था के लगाव में आ जाएगा, तो वो किशोरी अवस्था में जैसे ही वो 12 को टच करना शुरू कर देगा, यानी कि 11 से लेके 12 तक के जो बीच वाली जो एज है, वहाँ पर आ जाता है झगड़ालू प्रवृत्ति का बालक हो जाता है, क्योंकि वो किशोरी अवस्था में परिवर्तित, यानी कि किशोरी अवस्था में एंटर होना शुरू हो जाता है। इसलिए उस एज को 11 और 12 एज जो साल है उसको क्या माना गया है, आक्रामक स्थिति, याद रखना। चलिए इसकी शिक्षा लेके चले, तो शिक्षा में आपको यही है कि शिक्षा विधि जो इसकी रुचि परिवर्तन होती रहती है, कि आज ये पढ़ना है वो पढ़ना है, निरंतर परिवर्तन वाली रुचि होती है। निरंतर इस टाइम पे बच्चा क्या, उसका उद्देश्य क्या होता है, विशेष ज्ञान करना, यथा भाषा सीखना, अंगणित, विज्ञान, रुचि, निबंध आदि को चुनाव करना, ये सब चीज़ें आ जाती है। अपने मनपसंद पाठ को पढ़ना, शारीरिक दंड, बल, डांट, जो ये सब चीज़ें आती है, घृणा आती है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस टाइम पर। फिर आता है हमारा किशोरी अवस्था। किशोरी अवस्था, ठीक है। किशोरी अवस्था आपको क्या बताया था, किशोरी अवस्था में हम आपको जब आप लेके चल रहे थे तो आपको ये बताया था कि 12 वर्ष से कितने वर्ष तक की थी अवस्था, जल्दी बताइए। अब आपको सारी चीज़ लिखवा रखी है कि 12 वर्ष से कितने वर्ष तक थी, फिर आप दोबारा पीछे मुड़ कर देखेंगे नहीं। डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, किशोरी अवस्था बालक की वह अवस्था, चलिए इस तरह से लिखते हैं, बालक की 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरी अवस्था कहते हैं, याद रखना, किशोरी अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो अब किशोरी अवस्था के बारे में हमें क्या जानना है, किशोरी अवस्था क्या होता है। सबसे पहला आप ये देखना, किशोरी अवस्था को क्या कहा जाता है, तूफान की अवस्था। एक वर्ड से डिफाइन करना हो, और बहुत बार आपको मिला है क्वेश्चन सीटेट में भी कि जो किशोरी अवस्था है सीटेट में मिला, तूफान की अवस्था। क्वेश्चन ध्यान रखना, तूफान की अवस्था के नाम से जाना जाता है, और तूफान की अवस्था कहीं भी दिखाई दे तो तूफान की अवस्था लगा देना, किशोरी अवस्था। ठीक है, फिर आते हैं किशोरी अवस्था में, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि विशेषता क्या है इसकी। लास्ट आपका बच रहा है किशोरी अवस्था के बाद, फिर आपका कौन सा बच रहा है,
वृद्ध अवस्था यानी कि आखिरी लास्ट अवस्था, इसे पढ़ते हैं हम किशोरी अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, किशोरी अवस्था। अगर हाँ, एक चीज़ और, जिन भी बच्चों को आज मैं या अपने टेलीग्राम चैनल पर ये जो आपको जो पढ़ाया हुआ है इसका पीडीएफ अभी तक नहीं डालूँगा। अगर मुझे कमेंट मिले कि आपको इसका पीडीएफ जो लिखा हुआ है इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम के चैनल पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अगर बच्चों का मिलता है रिस्पॉन्स कि हाँ चाहिए तो मैं डाल दूँगा, नहीं तो आप इसी से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किशोरी अवस्था यानी किशोरी अवस्था में क्या है, जो एक तो आपको पता चल गया कि वो 12 साल का हो गया, 12 साल का यानी एग्रेसिव हो गया। और तूफ़ान की अवस्था, तूफ़ान की अवस्था क्यों कहा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कोई भी आपको, मान लीजिए आपका टीचर कोई भी आपसे खड़ा होकर पूछ ले बच्चों तूफ़ान की अवस्था क्यों कहा जाता है। देखिए, तूफ़ान की अवस्था इसलिए कहा जाता है, तूफ़ान जब आता है, साइक्लोन या कोई भी तूफ़ान हो, तो जैसे अर्थक्वेक लेके चलते हैं, अर्थक्वेक आता क्या होता है, घर की तबाही या फिर इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें चेंज हो जाता है कि नहीं, पूरा का पूरा मंजर ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो परिवर्तित होती हैं, इसलिए तूफ़ान की अवस्था कहते हैं। तूफ़ान की अवस्था क्या, आपका जो जेनेटिकली चीज़ है, जैसे कि गर्ल्स में नॉर्मल चीज़ हो जाए से चेंज हो जाएंगी, और बॉयज़ में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगी, हेयर्स चेंज हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारी जेनेटिकली चेंज होने शुरू हो जाते हैं। गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, उसकी ये हो जाएगा कि मैं ही हूँ सब कुछ, यानी कि मैं की भावना आ जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगा। अपने माता पिता की जो बातें हैं उनको सुनना कम कर देता है इस टाइम पे बच्चा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं किशोरी अवस्था में। क्रांतिकारी मस्तिष्क हो जाता है एक तरह से, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन आते हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक में या बालिका में, कुछ भी लिख लीजिए, बालक में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। अब देख लीजिए, घुमा फिरा के सभी जगह हमने क्या देखा कि कोई ना कोई परिवर्तन हो जा रहा है, पर कहेंगे कि इसमें ये परिवर्तन हुआ, इसमें ये परिवर्तन हुआ। अगर आप लेके चलो ना थोड़े थोड़े, बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है, सारी जगह परिवर्तन ही होते हैं, चाहे वो जीवन का हो, चाहे आपको नौकरी का हो, चाहे वो कुछ भी हो। फिर क्या होता है इस काल में, शारीरिक, उसके जो शारीरिक अंग है यानी शारीरिक काल है, शरीर का जो में परिवर्तन होते हैं। चलिए सीधे लिख देते हैं, शरीर में अनेक महत्वपूर्ण, क्योंकि महत्वपूर्ण होते हो, अगर वो परिवर्तन ना हो तो कोई भी मेल या फीमेल जेनेटिकली ग्रो ना कर पाए या फिर उस तरह की चीज़ें ना हो पाए। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जैसे लंबाई हो जाती है, बढ़ जाती है, मांसपेशियाँ हो जाती है, उसके कद काठी बढ़ जाती है, ये आ जाते हैं। फिर ये सब चीज़ें इस टाइम पे आ जाती हैं, यानी कि आपको सारी चीज़ें मैंने शारीरिक यानी शरीर में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव ये सब आ जाते हैं। फिर इस अवस्था में क्या होता है, मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होने लगता है, यानी कि इस अवस्था में बालक के मस्तिष्क, यानी कि उसके जो मानसिक मस्तिष्क के, अच्छा मानसिक लिख देते हैं, मानसिक विकास की दिशाओं में, या मानसिक विकास की दिशाओं में भी विकास होता
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें आपको परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे। फिर इसमें हो जाता है, नेक्स्ट आ जाता है माता पिता के विचारों से बालक के विचार में परिवर्तन आता है। फिर क्या, और क्या लेके चलेंगे, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है बच्चा। और क्या लेके चलेंगे, फिर एक तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये व्यवहार में परिवर्तन आता है। भाई देखो, सीधे सीधे साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और ये दो चीज़ तो आप अगर चीज़ों को सीखना चाहते हो तो पता है कैसे सीखो। अब आप हो टीचिंग लाइन में, ठीक है, सिंपल से सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज इस एज से आप निकले हुए हो, बिल्कुल निकले हुए हो, अपना पास्ट याद कर लो कि मैं पहली क्लास में कैसा था, दूसरी क्लास में कैसा था, फिर जब इस एज में आया, किशोरी अवस्था में आया तो एग्रेसिव हो गया अपने पेरेंट्स से, इस तरह से बातें करने लगा। तो जैसे ही आप अपनी चीज़ों को अपने ऊपर ही अप्लाई करके देखोगे, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आता है शिक्षा। इसकी शिक्षा भी लेके चलते हैं क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा था, क्योंकि सारी चीज़ें तो सारी परिवर्तन ही हो रही है। फिर इसमें क्या आता है, शिक्षा में, शिक्षा इसकी होती है, देखिए शिक्षा में ये बहुआयामी हो जाता है। छात्र जो होता है सामाजिक क्रियाओं और उस तरह से जोड़ के चलने लगता है, अपना एक तरह से गैंग बना के चलता है, यानी कि गैंग में रहता है। देखा होगा आपने, जब 20 एज में होंगे, कोई भी एक तो दोस्तों की टोली होती है, चाहे लड़कियों हो चाहे लड़कों की टोली हो जाती है। फिर दूसरा होता है कि जैसे लड़कों में तो ये हो जाता है, किसी ने कुछ कुछ कह दिया, चल किसने मारा तुझे, भाई ये तो मेरा, ये है वो, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें जो आती हैं वो होती है किशोरी अवस्था में। ठीक है, ये सब आपको किशोरी अवस्था में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, किशोरी अवस्था में यानी कि जीवन परिवर्तन, यानी जीवन का जो दर्शन है, जो परिवर्तन है, वो आपको इसी में मिलता है। यानी कि इस शिक्षा कैसे हो जाएगी, इस अवस्था में जीवन की शिक्षा के द्वारा बालक का विकास होता है। फिर क्या होगा, उसकी रुचि, रुझान, दृष्टिकोण, योग्यता अनुरूप हो जाती है, यानी कि सब चीज़ें हो जाती है। शिक्षा के जो चीज़ें हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब लास्ट बचा है आपका कौन सा, वैक्स, यानी कि जो आपकी 18 के बाद की, यानी कि आपका जो है वह यस का अवस्था। ठीक है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। देखिए ये तो हमारे जीवन पर ही आप चलते रहते हैं। देखिए अब आपने 12th पास कर ली, 12th पास करने के बाद बीए कोई करेगा, बीएससी, कोई बीटेक करेगा, ये सब चीज़ें करेगा। फिर उसके बाद उसने बीएड करी होगी, या फिर इस तरह की ये सब चीज़ें आपको जितने बड़े होते चल जाओगे, एक्सपीरियंस होता चल जाएगा। किसी बहुत सारे जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके बच्चे भी होंगे, तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा, ये सब चीज़ें हमें क्या बताती है, सीधे सीधे सिंपल वे में लेके चलते हैं। पहला लेके चलते हैं, वेयर का अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक होती है। इसमें व्यक्ति अनुभव से शिक्षा प्राप्त करता है।
ठीक है बच्चों, तो ये था आज का जो पहला टॉपिक था आपका, ये आपको सारी चीज़ें बताई गई, यानी कि पहला जो आपका सीटेट का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, विकास एवं अधिगम के पारस्परिक संबंध। तो ये आपके सारे संबंध है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सिलेबस में देख के बता देता हूँ। नेक्स्ट है बालक यानी कि बाल विकास के सिद्धांत। अब जो कल हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आपकी कमर कस लीजिए, और जिसने भी अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है वो भर ले, क्योंकि सीटेट का ये कहना है पहले आओ पहले पाओ। अगर आपको अपने पास में सेंटर चाहिए तो अपने पास में सेंटर के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको पहले ही फॉर्म भर लेना है। ठीक है, अपना फॉर्म भर लीजिए, अपना पेमेंट करके रख लीजिए और अपना तैयारी करनी शुरू करिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्वेश्चन पेपर भी आपको जिसे लेने हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कीमत आपको सिर्फ और सिर्फ 118 रुपये में आपको पेपर 1 के ओल्ड पेपर सारे के सारे, पेपर 2 के ओल्ड पेपर और EVS के जो नोट्स जिसे भी चाहिए, NCERT नोट्स हैं आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।